हेलो एवरीवन। CSIR डायरेक्ट SRF का एप्लीकेशन आया हुआ है और हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस भी की थी कि आप लोग फाइनली एलिजिबल हो यार अप्लाई करने के लिए। डायरेक्ट SRF है, बहुत अच्छी फेलोशिप है, वाइवा तक चलती है ये फेलोशिप और रेगुलर फेलोशिप रिलीज़ होती रहती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है CSIR की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थी उसकी एलिजिबिलिटी, जो आप लोग अभी बिल्कुल क्लियर हो चुके हो कि क्या है एलिजिबिलिटी। नाउ व्हेन यू विल डू अ रजिस्ट्रेशन एंड फिल ऑल द डिटेल्स, you have to submit a research proposal for SRF because this fellowship direct SRF is totally depends upon your proposal. Once your eligibility will be confirmed, they just screen on the basis of the proposal whether your proposal is effective or not, whether it is like innovative or not, it is novel or not. चलिए आज उसका एक फॉर्मेट देखते हैं और ये ज़रूर देखेंगे कि इस प्रपोज़ल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बनाने से पहले दिमाग में रखना है जिससे कि कभी भी ये रिजेक्ट ना हो। तो अगर मैं बात करूं यार फॉर्मेट की, तो देखो एक SRF फेलोशिप प्रोग्राम के लिए जो एक रिसर्च फॉर्मेट होगा वो कोई भी एक हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, बट you need to be very careful about these type of headings. For example, title. आपके प्रोजेक्ट में टाइटल होगा which must be concise and yet sufficiently descriptive and informative. ऐसा नहीं है कॉमन लिख दिया, जैसे एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी ऑफ प्लांट। यार दिस इज़ इनकम्प्लीट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, बस किसी प्लांट की एंटी ट्यूबर क्लॉसेस एक्टिविटी करनी है। व्हाट इज़ दिस यार? नेम बताओ, उसकी डोजेज फॉर्म बताओ, एंटी ट्यूबर क्लॉसेस में कौन सी एक्टिविटी करनी है ये बताओ। सो दैट शुड बी वेरी डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव और कंसाइज भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहानी लिख दी 3 लाइन 4 लाइन की, दैट इज़ नॉट अ टाइटल। नाउ द ड्यूरेशन, अभी आपको ये प्रॉपर बताना होगा क्योंकि SRF है, तो SRF जो होती है मैक्सिमम 3 इयर्स का मिलता है, 2 साल नॉर्मली और 3 साल एक्सटेंशन मिलेगा। तो आप जो 3 साल का बनाओगे उसमें आपको टाइमलाइन बताना होगा दैट द फर्स्ट ईयर यू वांट टू डू दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, सेकेंड ईयर दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड थर्ड ईयर दीज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रिपोर्ट राइटिंग एनालिसिस, एवरीथिंग दैट शुड बी कवर्ड इन द 3 इयर्स। तो आपको ये बताना होगा, ऐसे हवा में नहीं, प्रपोजल में ये चीज़ बतानी होगी। नाउ नेक्स्ट कैन बी द समरी ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। जो करने वाले हो उसको समराइज कर दो, बस सिंपल सी, रेशनल, ऑब्जेक्टिव, नोवेलिटी, ब्रीफ मेथडोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। एक छोटा सा, मतलब ये एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट हो गया, जैसे पेपर का एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। आपने ड्यूरेशन बता दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट बता दिया, एक रैशनल बता दी कि क्या उस प्रपोज्ड वर्क की रैशनल है, क्या बैकग्राउंड है, क्या नॉलेज है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो आ जाएगी पूरी 750 वर्ड्स इंक्लूडिंग बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कितनी होगी? 20 से ज़्यादा मत रखो, मैं बोलूँगा 7-8, मैक्सिमम 10 रेफरेंसेस रखो, दैट्स इट। फिर आप लेके आओगे ऑब्जेक्टिव्स। आपके प्रपोजल में जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे दैट शुड बी वेरी क्लियर। तो उसके अंदर एक आएगा मेजर ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर मैं सोचूं कि selection and isolation of phytochemical compounds for this novel plant, ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब उसके सेकेंडरी होंगे, मैं एक्सट्रैक्शन करूँगा, ये कलेक्शन करूँगा, HPLC करूँगा, फिर प्यूरिफिकेशन करूँगा, तो ये हो गए उसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ये हुआ, फिर हमारा नेक्स्ट प्राइमरी क्या आएगा? मैं एक्टिविटी करूँगा। एक्टिविटी कैसे करेंगे वो मेरे हो गए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेजर आप 3-4 ऑब्जेक्टिव बना लो, दैट्स इट। 2 ऑब्जेक्टिव कोशिश करो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाए, तो 5 या 6 ऑब्जेक्टिव इज़ मोर देन इनफ। नाउ द नोवेलिटी एंड इनोवेटिव ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, ये कहीं ना कहीं आपके प्रपोजल में हेडिंग आना ज़रूर चाहिए दैट वाई योर प्रपोजल इज़ नोवल और इनोवेटिव। यार सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग प्रपोजल दे रहे हैं, सारे लोग ये वीडियो नहीं देख रहे हैं।
एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ ये जितने लोग देख रहे हैं और जो एलिजिबल हैं, जो प्रपोजल अप्लाई करेंगे, उसमें से 80 to 90% इंटरव्यू क्रैक करेंगे, बिकॉज स्क्रीनिंग के बाद मैं उनकी इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा, अभी से नहीं, बिकॉज इंटरव्यू बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, हल्के में मत लेना उसको। तो आपको एक इनोवेटिव और नोवेलिटी ज़रूर बतानी है, जिसके अंदर ये पता होना चाहिए कि यार जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ दैट इज़ यूनिक, जो मेथोडोलॉजी दे रहा हूँ दैट इज़ यूनिक, मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट प्रपोज कर रहा हूँ, तो आप उसमें बताओगे। देखो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना टॉपिक बेस्ड होती हैं, मैं अभी एग्जांपल दूंगा बट आपका एग्जांपल दूसरा होगा, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, विल प्लान टुगेदर, वर्क टुगेदर। देन प्लान ऑफ वर्क, आप कैसे करोगे, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या एक्सपेरिमेंटल मॉडल आप यूज़ करोगे, क्या टेस्ट लगाओगे, वगैरह वगैरह। अगर आप एनिमल स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन स्टडी कर रहे हो, तो आप उसके बारे में बताओ। एक्सपेक्टेड आउटकम बताओ कि अगर मैं ये एग्जीक्यूट कर लूँगा 2 से 3 साल में तो क्या मुझे मिलने वाला है। ठीक है, सिंपल सा ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब चलिए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि ये सारी चीज़ें बनाने के लिए कोई भी प्रपोजल हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का हो, किसी भी स्ट्रीम का प्रपोजल होगा, आपको जो दिमाग में चीज़ें रखनी है वो अभी देख लो। तो अब सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना, बिकॉज अब मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे चीज़ों को करोगे। तो बेसिक फॉर्मेट आपने देख लिया, तो बेसिक फॉर्मेट के आगे बढ़ो, प्लस। ठीक है, देखो सबसे पहले होती है प्रायोरिटी, किसको मिलेगी, किस प्रपोजल को मिलेगी, जिस प्रपोजल के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होगा। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है। देखो आपने प्लांट्स पे, मैंने एग्जांपल दिया था, मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप प्लांट्स पे काम कर रहे हो, तो आपने आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से पूरी हेल्प ली, वहाँ का पूरा एक्सट्रैक्शन करवाया, HPLC की, केमिस्ट्री की जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने कर डाले, GCMS, HPLC, XRD। ठीक है, ये सारे आपने केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड IT में जाके या कहीं भी जाके ये सारी एक्टिविटीज़ करा ली। अब आपका वो कंपाउंड बन गया। अब सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है, आप एक फार्मा डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाओ जो इस प्योर मॉलिक्यूल की कुछ फॉर्मुलेशन बना दे, करेक्ट, कोई नैनो फॉर्मुलेशन बना दे, लाइपोसोम बना दे, पॉलीसोम्स बना दे, ठीक है, एक ऑइंटमेंट बना दे या सिरप बना दे, कुछ भी जिस जो एक्टिविटी आप करने वाले हो। तो एक फार्मा मतलब फॉर्मुलेशन आ रहा है, उस फॉर्मुलेशन को स्टैंडर्डाइज करोगे, सिंथेसाइज करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे, तो एक वो बहुत अच्छा पार्ट हो गया। नाउ द थर्ड एक्टिविटी, अब आपने एक एनिमल मॉडल चूज़ किया, सेल लाइन पे काम किया, एनिमल पे भी काम किया, एनिमल इथिकल भी आ गया, आपने एनिमल की सारे पैरामीटर्स नोट किए, ब्लड पैरामीटर्स, जो साइटोकाइन चेंज हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, बहुत अच्छे अच्छे ब्लड बायोमार्कर्स लिए। तो सोचो कितना अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मेरी आंखों के सामने आ रहा है रिव्यू करने के लिए। तो मैं उसको कैसे रिजेक्ट करूँगा, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे उसको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोऑपरेशन होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, तो उसको प्रायोरिटी मिलने वाली है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इज़ अ टाइम बाउंड रिसर्च प्रपोजल। जो भी आप प्रपोजल दे रहे हो, जो आप 3 साल का ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हो, जस्ट ये दिखाने के लिए मत दिखाओ कि मैं पहले ईयर में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव डाल दूँ कि रिव्यू कमेटी उसको एक्सेप्ट कर ले। देखो रिव्यू कमेटी वहाँ बहुत एक्सपर्ट पैनल बैठे हुए हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में डालोगे ना वहाँ के एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। अगर आपने बकवास ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए, अरे मैं पहले साल ये भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, फॉर्मुलेशन बना दूंगा, करेक्टराइजेशन भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, फिर एक्टिविटी भी कर लूँगा, दे जस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग, दिस इज़ नॉट टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स। वो समझ गए कि आप ये कर ही नहीं सकते हो, जस्ट आपने प्रपोजल में हमको इम्प्रेस करने के लिए डाल दिया है। सो अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, ओके। So your objectives must be very clear and specific, very clear and specific। ज़्यादा घुमाने की कोशिश मत करना। मैंने देखा है बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑब्जेक्टिव्स लोग डालना चाहते हैं और सोचते हैं कि रिव्यू कमेटी इसको सोचेगी यार तो बहुत बड़ा काम करने वाला है, ज़ीरो, तुरंत साइड कर देगी प्रपोजल आपका। नाउ द नेक्स्ट इज़ अ न्यू आइडिया एंड रियलिस्टिक एंड रीजनेबल इन द मीन्स नीडेड टू एग्जीक्यूट। जो आप आइडिया दे रहे हो दैट शुड बी रियलिस्टिक एंड रीजनेबल। लॉजिक होना चाहिए यार, ज़बरदस्ती कोई
कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है, कोई ऐसी चीज़ उठा के ला रहे हो जिस पे कोई एक्टिविटी का स्कोप ही नहीं है, तो वो लोग देख के ही समझ जाएंगे बस इसने एक अच्छी एक्टिविटी दिखाने के लिए इस पार्ट को चूज़ किया है, दैट इज़ ऑल वेस्ट। सो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ, बताया योर ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी नोवल एंड दे हैव द एप्लीकेशन। कुछ लोग एक लाइक काम करेंगे रिसेप्टर पे, ये बाइंडिंग हुई इस ऐसे से, ये बाइंडिंग जो होती है ये सोडियम आयन को चैनल को बड़ा वो ब्लॉक करती है, और इसके होने से ना ये जो ड्रग है वो थोड़ा सा ऐसे काम करती है। यार उसको बता के तुमने कर क्या लिया? अल्टीमेटली उसका कोई एप्लीकेशन तो आया ही नहीं, आप जस्ट अंदर की फिजियोलॉजी बता रहे हो कि इसके अंदर ये होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट बेसिक साइंस के अंदर होते हैं जो काम चल रहा है बट CSIR टाइप की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकती है। दैट शुड बी रेलिवेंट टू योर बैकग्राउंड ऑल्सो। हो सकता है कोई आपसे बोल दे यार ये काम मत कर, तू ना सेल लाइन पे काम डाल, और आप हो केमिस्ट्री के, आपका आज तक सेल लाइन से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। सो अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग। आपके बैकग्राउंड में जो काम हुआ हो उसी के एडवांस वर्जन को आप लीजिए, देन ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन करिए। आई थिंक दीज पॉइंट्स विल ओपन योर माइंड, और आपने जो भी प्रपोजल बना रखा है उसको आप रिवाइज करोगे, चीज़ें एडअप करोगे, इम्प्रूव करोगे, देन उसको सबमिट करोगे। बाकी सारी चीज़ें रेडी कर लो, बट प्रपोजल पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। सो लेट्स वर्क टुगेदर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन जस्ट टेलीग्राम पे आओ, डिस्कस करो। प्रपोजल को भी रिव्यू करते हैं, एडिट करते हैं, नोवेलिटी चेक कर लूँगा, और जितना हो सकता है एज फ्रॉम माई एंड आई विल डू इट फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये पॉइंट्स वैलिड लगे हों तो प्लीज़ यार इसको लाइक ज़रूर कर देना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको ये यूज़फुल लगा कि नहीं। सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर रखा है, बट लाइक ज़रूर करना, और मुझे बताना कमेंट्स में कि सर ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। सो सर प्लीज़ बताइए कि मैं इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाइड करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।